नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसी के साथ बेल आइकन चैनल का जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बाबा जी, बिहार में विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का जब माहौल बन रहा था, राहुल गांधी की सो कॉल्ड यात्रा चल रही थी, उसके पहले और उस दौरान आपने बिहार की एक लंबी यात्रा की जिसमें आप बिहार के अनेक क्षेत्रों में गए। तो ये कह सकते हैं कि बिहार के बाहर बैठ के आपका बिहार का आकलन नहीं है, बल्कि आप बिहार की जमीनी जो आकलन है उसके धनी हैं। सीटों का बंटवारे का मामला आ गया है अब अलग-अलग, और एनडीए में भी अब सीटों का बंटवारा हो गया है। सूत्र अभी तक ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं है, लेकिन इस तरह की चर्चा है कि 235 सीटें ये लगभग समझी जा चुकी हैं। 8 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है और जेडीयू को 102, भाजपा 101 और मांझी साहब को 8 और कुशवाहा साहब को 8। ये जो सीट बंटवारा है, इसमें अगर देखा जाए तो जेडीयू को जितनी मिलनी थी या बीजेपी को जितनी मिलनी थी, उन दोनों ने पिछली बार से अपने हिस्से की सीट कम की है। लेकिन जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है, वो है चिराग पासवान। ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाले जो नंबर्स आ रहे हैं, वो 29-30 के लगभग चिराग पासवान को आ रहे हैं। ये एक ऐसा समीकरण है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है इस चुनाव में। इस पर जरूर बात होनी चाहिए। चिराग पासवान के पास 5 एमपी हैं बिहार में, और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो एक लोकसभा क्षेत्र में 5 से 6 विधायकों का नंबर बनता है। तो उस हिसाब से वो करीब 40 सीट का दावा रख रहे थे। इस सीट बंटवारे को कैसे देखते हैं आप एनडीए के, बाबा जी? देखिए, थोड़ा बीजेपी ने गलती लोकसभा चुनाव के दौरान कर दी थी, जब जरूरत से ज्यादा सीटें दे दी थी और चिराग ने उसमें से शायद 5 सीट जीत ली थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। 5 की तो पांचों वहां सीटें से जीत ली थी। चिराग की 5 ही महत्वाकांक्षाएं उम्मीदवार थे और पांचों सीट जीत ली। हाँ, तो एक तो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो गया। लोकसभा में 5 सीट जो है वो बड़ा फिगर होता है, और 5 सीट का मतलब होता है सीधे सीधे 30 विधानसभाएं। हालांकि वो एनडीए का वोट था, इसमें कोई किसी को शंका नहीं है, पर चिराग को 24 सीटें तक देना जस्टिफाइड था, 29 दे दी गई है, जो का सब लोगों को लग सकता है, मुझे आपको भी, कि 5 सीट एक्स्ट्रा दे दी गई है। परंतु जहां तक मुझे बिहार से सूचना है, बिहार वाले ये कहते हैं कि साहब ये चिराग पासवान इस 29 में से कम 20 सीट बेचेंगे, और भाजपा ने इनके साथ अंदर खाते ये तय किया है कि कम से कम 10 कैंडिडेट लोजपा के सिंबल पे भाजपा देगी। भाजपा अपने 10 कैंडिडेट, और ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि पार्टियां किसी अन्य यूपी पार्टी में के अच्छा, यूपी में हाँ बाबा जी, अगर यूपी में आप याद कीजिए तो सोहेल देव वाली जी, पार्टी जो है, राजभर वाली और सपा वाली, यही तो था। हम्म। अच्छा, एक चीज और होती है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको पार्टियां अपने सिंबल पे लड़ाना नहीं चाहती हैं। हालांकि ये उनकी विनेबिलिटी फिर भी होती है, पर उनकी इमेज इत्यादि, बाहुबली लोग, और आपको पता है, तो बहुत से बाहुबलियों को बोल दिया जाता है कि हम नहीं देंगे, और फलनवा को सीट सिर्फ इसलिए दे दी जाती है, ये कह के दी जाती है कि लड़ेगा उस पर फलनवा, उसको हम अपने सिंबल पे नहीं लड़ा रहे हैं, तुम अपने सिंबल पे लड़ा लो, कैंडिडेट हमारा है। तो वो कैंडिडेट को भी खुश कर दिया जाता है, अरे तुमको यार विधायक बनने से मतलब है, सांसद बनने, फलानवा से लड़ो। और यूपी में भी ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो कुछ थोड़े बाहुबली किस्म के हैं, जिनको बीजेपी अपने सिंबल पे नहीं लड़ा सकती है, मजबूरी है। शुचितावादी पार्टी है ना भाई, साफ सुथरी छवि के लोगों को लड़ाना है, तो पियर का चच्चा से बोल दे रहा है तू लड़ा ला, है फलाने तू लड़ा ला।
तो कम, और बिहार में तो ऐसे दागी कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। पूर्व पूर्व जो माफिया लोग हैं वो आखिर बेचारे कहां जाएंगे। और उनका तो पुनर्वास हुआ ना। मैं गया था, एक बहुत कुख्यात माफिया मोकामा वाले, तो हम लोग, जब हमको पता चला कि अरे यार हम तो मोकामा निकल रहे, तो हम लोगों ने वही ब्रेक मार दिया। एक दुकान थी, वहां बैठे थे, वहां 5-6 लोग बैठे थे, मोकामा की बात है। तो हम लोगों ने भी कुछ खाने पीने का मन था तो ऑर्डर किया। वो 5-6 लोग नेताजी के एकदम खासम खास भूमिहार सब। तो मैंने पूछा क्या हाल है, बोला नहीं अब मैं तो अभी वर्चस्व नई नई आई थी, और बाई चांस और का नाम अपना राजेश पांडे जी के कुछ एपिसोड मैंने दोबारा देखे थे, तो वो मुझे पूरी स्मृतियां थी कि गंगा जी के किनारे कैसे मोकामा में हर घर के ऊपर जो है एक आदमी पहरा देता था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हाल है अब, बोला नहीं अब सब सुधर गए। अब मोकामा में वो माहौल नहीं है। बोले आइए रखिए हम लोग के साथ ये है। जब हमने उनको, तो सर बात यह है कि आखिर ऐसे लोगों को भी तो एडजस्ट करना है ना। तो बीजेपी अपने सिंबल नहीं लड़ाएगी तो चिराग लड़ाएंगे। खैर आइए वापस आ जाते हैं। तो सब चिराग को 5 सीट फालतू दी गई है, परंतु उस पर लड़ेंगे बीजेपी के ही लोग, ये तय है। नंबर मुख्य बात ये है। बाकी हम और उनको का नाम उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीट दी गई, 8-8 नहीं, 6 ईच। अच्छा। और एक और डेवलपमेंट इस बार हुआ है कि एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए जदयू और बीजेपी ने सीटों की अदला बदली की है। जिन सीटों पे जेडीयू का विधायक था पहले या जीता था, या जो जेडीयू के पास सीट थी, वो बीजेपी को दे दी गई है। ये इस पे बहुत तगड़ा होमवर्क किया है। ये मानना पड़ेगा कि पिछले 6 महीने से बीजेपी और जदयू की जो टीमें आपस में बैठ के कोऑर्डिनेट कर रही थी, उन्होंने हर सीट पर एंटी इनकम्बेंसी को हमने कैसे कवर करना है। देखिए एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ नहीं है, नीतीश बाबू के खिलाफ भी नहीं है, परंतु जो लोकल कैंडिडेट होता है, जो सिटिंग एमएलए होता है, उसके खिलाफ अक्सर हो जाती है। तो इसका ध्यान रखा गया है कि वो उस एंटी इनकम्बेंसी से कैसे लड़ना है। बाकी हम भी अपनी ज्यादातर सीटें जो है वो बेचता ही है। छोटी पार्टियां सारी अपने टिकट बेचा करती हैं। क्यों? क्योंकि भैया छोटी पार्टियों के, आप बेचारे जीतन राम मांझी कहां से लाएंगे यार पैसा पार्टी चलाने के लिए। तो बीजेपी चूंकि साधन संपन्न पार्टी है, तो वो कहते ठीक है, आपको हम प्रति सीट, आप हमारा कैंडिडेट लड़ाइए, आपको जो टिकट बेचना है तो पैसा चाहिए ना, हम दे रहे हैं पैसा। तो ऐसा खबर है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, यहां तक कि कुछ विपक्ष की पार्टियां भी हैं जिनको, ओवैसी जैसी पार्टीज, उनको भी, अच्छा ओवैसी ने 32 सीट डिक्लेयर कर दिया है। 32 अभी नाम नहीं आया है, पर 32 सीट डिक्लेयर कर दिया है, जहां से वो अब, अच्छा ये भी बताया जा रहा है कि अभी ये प्रथम चरण है। तो और सीमांचल में 20 सीट, पिछली बार टोटल 20 सीट लड़े थे, इस बार अकेले सीमांचल में 20 सीट लड़ने जा रहे हैं। और इसके अलावा पूरे बिहार में जहां जहां मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां वहां ओवैसी कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं। पहली सीट 51 की आई थी जनसुराज की, पीके की, उसमें से 8 मुसलमान थे। अभी मैंने सुना है कल रात को दूसरी लिस्ट भी आ गई, वो मैंने हालांकि देखी नहीं है, अभी समय नहीं मिला, परंतु उन्होंने अंदाजा लगा रहे थे लोग कि 40 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट देंगे पीके, और ये बात एकदम सच साबित होने जा रही है। तो 40 सीट मुस्लिम कैंडिडेट पीके,
और कम से कम 40 ही ओवैसी। तो ये गठबंधन के लिए चिंता की बात हो सकती है। अच्छा, मैं सासाराम में हम लोगों ने गया सासाराम, मतलब क्योंकि हम लोगों ने जब मैप देखा 2020 का, तो हमने देखा कि भैया ये शाहबाद और मगध क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता मिली थी कांग्रेस और आरजेडी को। तो मैंने कहा यार इस रीजन को समझा जाए। तो इस रीजन को सबसे ज्यादा नुकसान जो किया था, वो एक तो किया था चिराग ने, क्योंकि चिराग जेडीयू से अलग लड़े थे, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान किया था पवन सिंह ने। और सारा चूंकि क्षत्रिय वोट पवन सिंह के पीछे गोलिया गया, तो कुशवाहा और कुर्मी वोट, ये पूरा का पूरा शिफ्ट, जो कि आमतौर पे बीजेपी का और जदयू का बड़ा कट्टर, बड़ा अच्छा वोट रहा है हमेशा से, ये पूरा वोट शिफ्ट होके कांग्रेस और आरजेडी में चला गया था 2020 में। इस बार बीजेपी ने सारे जो अपने लूप होल्स थे ना सर, जो सारे छिद्र थे, उनको बड़ा अच्छे से कवर किया है। और इस बार भी देखिए, अच्छा कप्तान जो होता है ना, वो जब बॉलर लगाता है तो फील्ड भी सेट करता है। इस बार बीजेपी ने फील्ड बहुत अच्छा सेट किया है, मैं ये देख रहा हूं। चिराग की फील्डिंग बहुत अच्छी लगी है, पवन कुमार को सेट कर लिया है। और अच्छा, अभी हालांकि टिकट वितरण अभी बाकी है, और टिकट वितरण में कुछ सीटें हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि साहब जो जो स्थानीय लोग हैं, जैसे मेरे एक मित्र है, वो चेनारी एक सीट है, पिछली बार वहां कांग्रेस कैंडिडेट जीता था, इस बार भी हालांकि वो बाद में फिर मैंने सुना है कि जेडीयू में या बीजेपी में शामिल हो गया था। इस बार वहां से एक दूसरे कैंडिडेट को कांग्रेस ने टिकट दिया है, परंतु वहां पे लोग कह रहे हैं कि यदि यहां पे जेडीयू या बीजेपी जिसको भी ये सीट मिलती है चेनारी, अगर वहां से इन्होंने पासवान कैंडिडेट दे दिया तो ये सीट निश्चित निकल आएगी। तो ऐसी बहुत सारी स्थानीय सीटों की जो स्थानीय समीकरण है वो। पर इस बार सर एक बात बताऊं, मैं जैसे मैं और आप कल बतिया रहे थे संजय भाई के यहाँ जयपुर डायलॉग्स पे, तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि पिछली बार की तुलना में सीधे सीधे 25 सीट का नुकसान मैं आरजेडी को होता देख रहा हूं, और इस बार वो मेरे हिसाब से तो 40 पे सिमट जाएंगे, तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर, जो सबसे बड़ा लॉस इस बार आरजेडी और कांग्रेस को होने जा रहा है, वो मगध और आपके शाहबाद क्षेत्र में ही होगा। जी, आप म्यूट हैं सर। एकदम सही, एकदम सही। आपने जो एक बात कही ना कि जब एक अच्छा कप्तान क्या होता है, जो जिस बॉलर को वो जिम्मेदारी देता है, तो फिर बॉलर के अकॉर्डिंग ही वो फील्डिंग लगाता है, और वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए, तो जेडीयू ने भी अपनी सीटें कम की हैं, बीजेपी ने भी अपनी सीटें कम की हैं, और चिराग को जो ये 29 सीटें दी गई हैं, इसमें जो आपने ये एडजस्टमेंट बताया ना कि सिंबल तुम्हारा, कैंडिडेट हमारा, तो ये सपा और यहाँ पर हो चुका है। और ये फार्मूला निश्चित होता है बिहार जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जहां आप कुछ लोकल ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको आप कमल दल नहीं बना सकते, लेकिन उसके अलावा आप ये काम भी कर सकते हैं। एक चीज, बहुत सारी बातें हो रही थी कि साहब नीतीश कुमार ऐसे, नीतीश कुमार वैसे, खुद बिहार के लोग, और नीतीश की ये स्ट्रेटजी जेडीयू और इनमें कहाँ पटेगी। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी बताया कि कैंडिडेट तक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को अवॉइड करने के लिए आपस में बदल दिए गए हैं, छोटे दलों को पूरा सम्मान दिया गया है, विनेबिलिटी प्रायोरिटी पे है, एक तरफ इतने मजे हुए रणनीतिकार और मजी हुई रणनीति से उतरती हुई एनडीए अब साफ तौर पर दिखाई देता है।
लोकल स्तर पर खूब अभी बात होगी कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ, कौन सी जात कहाँ, कौन जात हो, ये सब होगा। दूसरी तरफ सर, भिंडी अलायंस का क्या स्थिति है? वहां तो अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे कपड़ा ही उपड़ा ही नहीं प्रेस हो रहा है, कई लोगों का कपड़ा धुला ही नहीं हुआ है, बारात जानी है, परछावन का समय आ गया है। उधर क्या है, उस खेमे में क्या पाते हैं आप? एक तरफ तो एकदम प्रोफेशनलिज्म दिख रहा है एनडीए पे, इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है? थोड़ा सा उसको चलते चलते आइडिया, तभी तो होगा पक्ष और विपक्ष दोनों बतिया लिया जाए। सर इंडिया अलायंस का मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी सीधे सीधे तेजस्वी को हार्म करने के लिए, उनकी इस चुनाव में सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है कि तेजस्वी को जानबूझकर खत्म कर दिया जाए, और हमको तो जीतना नहीं है, इसलिए ये 2029 की तैयारी भी मैं नहीं मानता कि ये 2029 की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये 2034 की तैयारी करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं मुझे, 29 की तो नहीं, 34 की। नंबर 1। नंबर 2, कल मैं उनका एक वीडियो देख रहा था राहुल जी का। अब वो मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं कब उन्होंने ये बात कही है, पर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में 90% आरक्षण की बात करते हुए और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। आमतौर पर राजनेता ऐसे सीधे ललकारने से परहेज करते हैं, क्योंकि हर पोलराइजेशन का काउंटर पोलराइजेशन होता है। अगर आप इस अंदाज में अपने वोटर्स को एड्रेस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भाई, अगर आप 90% दलितों के लिए आरक्षण मांग लेंगे तो सवर्ण भड़क जाएगा, सवर्ण आपको वोट नहीं देगा। पर राहुल गांधी मैं देख रहा हूं बिल्कुल इस बात की चिंता ही नहीं कर रहे हैं। भाई, नेता तो हमेशा इशारों इशारों में बात करता है ना, वो तो इस बात का ध्यान रखता है कि भैया हम इस वर्ग को से वोट मांग रहे हैं, ये दे चाहे ना दे, जो दे रहा है उन्होंने छिटक जाए। पर राहुल इस बात की कतई चिंता करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनको इस बात की कतई चिंता नहीं है कि बिहार का सवर्ण या देश का सवर्ण उनको वोट देगा कि नहीं देगा। जिस बेशर्मी से, अच्छा अभी आगे सुनिए, बिहार में एक इतना बड़ा प्रकरण चल रहा है, और जो है राहुल गांधी की पार्टी ने एकदम वाल्मीकियों की जो है एक बना के और उसको कर दिया कि या कर दो सबको, 15 बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का नाम, उनको सबको अरेस्ट करो, जबकि उस केस में बिल्कुल दम नहीं है। पर इसके बावजूद अब वो जो रोहतक वाले जो एसएसपी साहब हैं, वो जाट हैं, उनको जो है लाइन हाजिर कर दिया गया है। मतलब एसएसपी रोहतक आई थिंक जैसे एसएसपी लखनऊ होता है या एसएसपी नोएडा होता है, वैसे एसएसपी रोहतक होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स, वहां से उनको शंट करा दिया। अब इस बात को लेकर जाट बहुत नाराज है। वो जाट जो कि कांग्रेस का बहुत कट्टर समर्थक वोटर है, पर वो जिस तरीके से राहुल दलितों की पॉलिटिक्स हरियाणा में कर रहे हैं, इसको लेके जाट नाराज है, जबकि जाट उनका बहुत कट्टर वोटर है। पर राहुल उसकी जाटों के वोट की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। राहुल जो है पूरी फोकस अपना लगा रहे हैं कि हमको दलित वोट मिलना चाहिए, चाहे जाट भड़क जाए वो मंजूर है। तो सेम यही राजनीति उनकी पंजाब में चल रही है। जाटों का वहां भी दुराग्रह है कि नहीं नहीं, सत्ता की चाबी तो हमारे हाथ में रहना चाहिए, सीएम सिख होना चाहिए और जट होना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं नहीं नहीं, चन्नी रहेगा। तो सर बात यह है कि राहुल गांधी जो ग्रामर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, उस ग्रामर के विपरीत काम करते दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में भी बना रहा है, नहीं बिहार में वो अपना ही ग्रामर बना रहे हैं। एक चीज और बिहार में हाँ, अपना ही ग्रामर बना रहे हैं। चन्नी ने बिहारियों को बेइज्जत किया था। प्रियंका गांधी बगल में खड़े होकर ताली बजा रही थी। स्टालिन ने क्या कहा था? हाँ, स्टालिन ने क्या कहा था? स्टालिन ने क्या कहा था? और उन सारे लोगों को ले आके अपनी यात्रा में घुमा रहे थे, तेजस्वी को मजबूर कर रहे थे कि उनके साथ घूमे। तो ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब यही हाल वो अखिलेश का करेंगे उत्तर प्रदेश में, ये भी सही हम लोगों ने कितनी बार कहा। क्यों? क्योंकि तेजस्वी
अखिलेश जितने बर्बाद होंगे राजनीतिक रूप से, उतनी ही कोई गुंजाइश कांग्रेस के उभरने की बनेगी, ये साफ तौर पर है। वो चाहे कहीं भी हो। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी बाबा जी ये बात समझती हैं, इसीलिए राहुल को तड़िया के रखती है वेस्ट बंगाल से, कहती यहाँ तुम मत घुसना। दर्शकों, बाबा जी से जितनी भी बातचीत हुई उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है अब कैंडिडेट अनाउंस होंगे, लेकिन एक तरफ एनडीए पूरी तैयारी के साथ हर समीकरण को साधते हुए, एक दूसरे को एडजस्ट करते हुए, बड़ा छोटा, हम इतनी सीट हम उतनी सीट, इसकी कोई लड़ाई नहीं दिखाई दे रही है अभी तक। साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि एक गठबंधन के तौर पर, एक मजबूत गठबंधन के तौर पर, स्वघोषित, भले वो घोषणा न करें, लेकिन नीतीश कुमार चेहरे हैं, पहले ही वो बता चुके हैं। तो एक चेहरा, उसका काम, मजबूत नेता, मजबूत गठबंधन, अच्छी सीट शेयरिंग, इसके साथ एनडीए बिहार में उतर रही है। दूसरी तरफ सब कुछ बिखरा हुआ है, कोई क्लियरिटी नहीं है। तो अब ये साफ हो जाता है कि ऐसी लड़ाई के बीच में बिहार जैसे राजनीतिक रूप से धनी प्रदेश का रिजल्ट क्या आने वाला है, आगे और बात होती रहेगी, क्योंकि बाबा जी के पास पल पल की जानकारी, पग पग की जानकारी बिहार के संदर्भ में है, क्योंकि यात्रा के दौरान इनके पास बहुत से ऐसे सूत्र हैं जिनसे इनकी लगातार बात होती रहती है। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री। जय श्री राम, हर हर महादेव।